नमस्कार मित्रों, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मित्र महाकालेश्वर मिश्र पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के माध्यम से। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के संबंध में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं संविदा का इतिहास, संविदा का अर्थ, संविदा की प्रकृति और संविदा के प्रकारों को बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूं कि 1872 का जो संविदा अधिनियम आया, तो क्या उसके पहले भारत में संविदा के संबंध में कोई भी नियम कानून नहीं था, रूल्स रेगुलेशन नहीं था? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तो ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में जब भारत में हिंदू विधि लागू थी, उस समय बहुत सारी जो स्मृतियां हैं, जैसे मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, याकलव स्मृति है, इन स्मृतियों में ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे जो संविदा के संबंध में थे। यानी कि जो आम व्यक्ति संविदात्मक संव्यवहार करते हैं, तो उन संविदात्मक संव्यवहारों में इन पर्टिकुलर स्मृतियों में बताए गए जो प्रावधान थे, बताए गए जो रूल्स रेगुलेशन थे, उनको फॉलो किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक पर्टिकुलर समाज के द्वारा, मान लीजिए कि एक स्मृति को अपने समाज में लागू किया गया है, तो दूसरे पर्टिकुलर समाज के द्वारा अपने समाज में दूसरी स्मृति को लागू किया गया है। अपने अपने समाज के अंतर्गत एक स्मृति के तहत संविदात्मक जो संव्यवहार है, वहां पर तो दिक्कत नहीं जाती थी, पर ये समाज जब आपस में संविदा करते थे तो ऐसी कंडीशन में अलग अलग नियम कानून होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। ऐसा 14वीं विधि आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार जब भारत में मुस्लिम्स आए, तो मुस्लिम्स ने भी यहाँ पर संविदात्मक विकास के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किए। प्रस्ताव, स्वीकृति, मस्तिष्क का पूर्व मिलन, ठीक है ना, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स, इन सभी बातों के संबंध में वहां पर भी डिस्कशन की गई है। मुस्लिम्स के अंतर्गत जो संविदात्मक संबंध थे, संविदात्मक जो संव्यवहार थे, उनके लिए एक अरबी शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसको बोला जाता था अक्द। अक्द का मतलब होता है हिंदी में बंधन, बाउंडेशन। उसके अंतर्गत वो संविदात्मक संव्यवहारों को कार्यान्वित करते थे। बाद में जैसे औरंगजेब ने भी फतवाए आलमगीरी के नाम से कुछ व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया था, लेकिन उसका जो प्रवर्तन था वो बहुत बड़े क्षेत्र में ना होने की वजह से बहुत अच्छी तरह से वो लागू नहीं हो सका। सबसे बड़ी समस्या तब होने लगी जब मुस्लिम्स और हिंदू आपस में मिलकर के संविदात्मक संव्यवहार करते थे, तो हिंदू अपने हिंदू विधियों के हिसाब से काम करते थे और मुस्लिम्स अपने मुस्लिम विधियों के हिसाब से काम करते थे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत में एक जैसी संविदा विधि की आवश्यकता महसूस हुई। जब अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए और उनका जो मेन उद्देश्य था वो व्यापार करने का था, लेकिन 1700 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों ने भारत में धीरे धीरे यहाँ पर शासन करना चालू किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने यहाँ पर विधि व्यवस्था को थोड़ा मजबूती के साथ एस्टेब्लिश करने का, लागू करने का प्रयास किया। और जब 1858 में भारत शासन अधिनियम, पहला भारत शासन अधिनियम आया, उसके माध्यम से भारत की जो बागडोर है, सत्ता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश एम्परर ने अपने हाथों में ले लिया। जब उसके बाद से भारत में कुछ विधियों को स्थापित करने की आवश्यकता हुई और सामान्य विधियों के तहत उन्होंने फिर आईपीसी 1860 में लागू किया, इंडियन पेनल कोड 1860 और उसके बाद संविदात्मक संव्यवहारों के लिए उन्होंने 1872 में ये संविदा अधिनियम को लागू करने का प्रयास किया। सन 1872 में जब संविदा अधिनियम को लागू किया गया था, उस समय संविदा अधिनियम के अंतर्गत 11 अध्याय थे, 266 धाराएं थी और एक अनुसूची थे, 11 चैप्टर, 266 सेक्शन और 1 शेड्यूल। लेकिन बाद में इसके चैप्टर 7 को और चैप्टर 11 को रिपील कर दिया गया। चैप्टर 7 जो माल विक्रय के संबंध में प्रावधान करता है, सेल्स एंड गुड्स के संबंध में प्रावधान करता था, जो सेक्शन 76 से लेकर के 123 तक के अंतर्गत प्रावधान किया गया था,
उसको रिपील कर दिया गया, और दूसरा चैप्टर जो 11 था जो पार्टनरशिप भागीदारी के संबंध में प्रावधान करता था, इन दोनों अध्यायों को रिपील कर दिया गया। और वर्तमान में यदि आप केवल अंतिम चैप्टर के हिसाब से देखते हैं तो 10 अध्याय हैं संविधान अधिनियम के तहत, और 238 सेक्शंस वर्तमान में जो हम संविधान नियम पढ़ते हैं उसमें ये पढ़ते हैं। अब संविदा की हम सामान्य परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार का विधिक संव्यवहार संविदा कहलाता है। एनी लीगल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से ये संविदा की परिभाषा मैंने बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर इस परिभाषा से दो चीजें निकल के आती हैं कि पहला चीज की संविदा कम से कम दो व्यक्तियों के मध्य होगी, यानी संविदा के लिए कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। और दूसरी चीज निकल के आती है कि संविदा के अंतर्गत जो संव्यवहार है, ट्रांजेक्शन है, वो कैसे होने चाहिए, लीगल ट्रांजेक्शन होने चाहिए। लीगल ट्रांजेक्शन यानी कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है ना, अंडर टू लॉ, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो लीगल ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। जैसे यदि मैं किसी मार्केट में गया और मार्केट में मैंने कोई संपत्ति को परचेज किया, खरीदा, और उसके बाद अपने घर लेकर के आया, तो ये लीगल ट्रांजेक्शन है। लेकिन मैं किसी की संपत्ति को चोरी करके ले आया तो ये इलीगल ट्रांजेक्शन है। मैंने किसी व्यक्ति को कहा कि आप उसको पीट दीजिए तो मैं आपको पर्टिकुलर संपत्ति दूंगा, ये इलीगल ट्रांजेक्शन है। मैंने किसी को डरा धमका करके उसकी संपत्ति को प्राप्त कर लिया, ये इलीगल ट्रांजेक्शन है। तो संविदा कैसे प्रकार का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, लीगल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। बहुत ही सिंपल एक परिभाषा मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब इसके बाद हम संविदा की प्रकृति को समझेंगे कि नेचर क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि जो संविदा अधिनियम है ये सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कि मूल मौलिक विधि कहलाती है। अब मौलिक विधि कौन सी विधि कहलाती है, ऐसी विधि जिसके माध्यम से व्यक्तियों के अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है ना। लॉ बाय विच टू डिटरमाइन राइट एंड लायबिलिटी ऑफ पर्सन दैट इज सब्सटेंटिव लॉ, ये क्या कहलाती है, आपकी सारभूत विधि कहलाती है, मौलिक विधि कहलाती है, मूल विधि कहलाती है। हिंदी में कई नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम है, सब्सटेंटिव लॉ। दूसरी चीज यहाँ पर कि संविदा का जो प्रभाव है वो भविष्यलक्षी होगा, भूतलक्षी नहीं होगा। अब ये भविष्यलक्षी भूतलक्षी यानी कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या है समझिएगा, जैसे कि संविदा अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। अब 1 सितंबर 1872 से 1873, 74, 75, 76 ये जो उसका प्रवर्तन है ये कहलाता है भविष्यलक्षी। लगभग सभी विधियों का जो प्रभाव होता है वो भविष्यलक्षी होता है, यानी कि जिस तारीख को लागू होती है उसके आगे आने वाले दिनांक को वो प्रवर्तित होती है, लागू होती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो जिस तारीख को प्रवर्तित होती है, इन्फोर्स होती है, उसके बैक डेट में भी लागू होती है। ऐसे विधियों को कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू होना। तो जैसे मान लीजिए संविदा अधिनियम का इन्फोर्समेंट कब हुआ है, प्रवर्तन कब हुआ है, 1 सितंबर 1872 को, लेकिन यदि 1870, 1871, 1865 यानी पहले बैक डेट में लागू होती है तो इसको कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव। लेकिन संविदा अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है, संविदा अधिनियम केवल भविष्यलक्षी प्रभाव होता है। ये कहता है आपका दूसरा नेचर संविदा अधिनियम का। तीसरा संविदा अधिनियम का प्रमुख नेचर है कि संविदा अधिनियम व्यक्तिगत विधि है, राइट इन पर्सनल के संबंध में बातचीत करती है। ये केवल पर्सनल राइट्स के संबंध में बातचीत करती है। यह है किसी भी कह सकते हैं कि पब्लिक राइट्स के संबंध में बातचीत नहीं करती है। जैसा कि मैंने शुरुआती डेफिनेशन में बता दिया, दो या अधिक व्यक्ति जब संव्यवहार करते हैं, जब म्यूचुअल कह सकते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं, 2 or more than 2 person दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ये केवल पारस्परिक संव्यवहार के संबंध में बातचीत करती है। आप मार्केट में जाते हो कोई चीज परचेस करने, आप एक टीवी खरीद के लाते हो तो टीवी आप अपने घर में लगाते हो, ना कि चौराहे में लगाते हो, ठीक है ना। तो ये नेचर प्रकृति संविदा अधिनियम की मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। देन अगली चीज हम देखेंगे कि संविदा की कितने प्रकार है, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के प्रकार। अब यहाँ पर हम थोड़ा सीमित हो जाएंगे और जो आपका संविदा अधिनियम 1872 है उसके अंतर्गत ही हम प्रकार बताने का प्रयास करेंगे। तो संविदा अधिनियम 1872 के तहत यदि आप संविदा अधिनियम के प्रकार को देखते हैं तो उसको आप पर्टिकुलर
टॉपिक में व्यू ऑफ स्टडी, अध्ययन की दृष्टि से आप पर्टिकुलर टॉपिक में उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा पहला देखिए कि जो संविदा अधिनियम का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, निर्वचन खंड है, जो सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, वहां पर आप देखेंगे तो संविदा की 3 परिभाषाएं बताई गई है, ठीक है ना, 3 प्रकार बताए गए हैं, सॉरी। तो संविदा के 3 जो प्रकार है उनको हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहला वहां में प्रकार बताया गया है वैध संविदा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में, ठीक है ना। तो 2H में बताया गया है कि कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा कहलाता है। एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर 2 बातें निकल के आती है। पहला आता है एग्रीमेंट, करार, जिसको 2E में डिफाइन किया गया है, और दूसरी चीज है विधि द्वारा प्रवर्तनीय, यानी कोई भी करार कब विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो गई, इसे क्या क्या एसेंशियल है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, यानी क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, इन सभी चीजों को बताने का जो प्रयास है वो सेक्शन 10 में किया गया है। तो करार क्या होता है संक्षिप्त में समझते हैं। जैसे आपने किसी से प्रपोजल किया, प्रस्ताव किया, और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकृति दे दी, तो फिर ये वचन बन गया, प्रॉमिस बन गया। और मान लीजिए कि आपने ये करार किस कंसिडरेशन के लिए किया, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि भाई मेरा मोबाइल मैं आपको बेचना चाहता हूं, और सामने वाले व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं अपना मोबाइल मान लीजिए 10,000 रुपए बेचना चाहता हूं। तो यहाँ पर 10,000 रुपए मेरे लिए क्या है, कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, ठीक है ना। तो जब वचन प्लस प्रतिफल इक्वल टू आपका एग्रीमेंट, ठीक है ना, तो वचन के साथ जब प्रतिफल मिल जाता है तो वो बनता है आपका करार, जो 2E में डिफाइन किया गया। थोड़ा सा इसको और डिटेल से मैं किसी अन्य लेक्चर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जितना मैंने बताया है वो आपको समझने में आसानी होगी इसको, ठीक है ना। देन अगली हम बातचीत करते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा प्रवर्तनीय। तो कब कोई करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा, तो वहां पे बहुत सारी बातें कहती है। जब वो सक्षम पक्षकार, कॉम्पिटेंट पार्टी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो संविदा नहीं कर सकता है, संविदा करने के लिए बड़ा व्यक्ति, कोई पागल संविदा नहीं कर सकता, संविदा करने के लिए साउंड माइंड होना जरूरी है। दूसरी चीज क्या कहता है, सहमति होना चाहिए। किसी के कनपटी में आप बंदूक रख के बोलोगे कि भाई तू इसको ऐसा कर ले, तो भाई साहब ये स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। किसी के ऊपर प्रेशर बना करके आप कोई चीज मनवाने का प्रयास करोगे, ये स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। किसी के साथ आप कपट करके, फ्रॉड करके आप कोई सहमति प्राप्त करो, ये स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। तो स्वतंत्र सहमति होना आवश्यक है, और उसका जो प्रतिफल और उद्देश्य है वो भी कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मान लीजिए मैं किसी से कहता हूँ चलो बैंक लूटते हैं हम लोग, तो अब बैंक लूटने का जो करार है, एग्रीमेंट्स है, ध्यान रखिएगा ये अगेंस्ट द लॉ कहलाएगा, अनलॉफुल कहलाएगा, इसलिए ये कभी भी संविदा में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो कह सकते हैं कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिए आवश्यक है। दूसरी चीज यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दूसरा प्रकार बताया गया है वह है आपका शून्य करणीय संविदा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को बताया गया है। कोई भी करार जो एक पक्षकार के विकल्प पर, उसको हम प्रवर्तित भी कर सकता है या उसको प्रवर्तित नहीं कर सकता है, तो ये कहलाती है आपकी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट संविदा। और भी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को और डिटेल से समझने का और किसी लेक्चर के माध्यम से हम प्रयास करेंगे, पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संविदा अधिनियम के सेक्शन 19, सेक्शन 19A, सेक्शन 39, सेक्शन 53 और 55 ये धाराएं हैं जहां पर शून्य करणीय संविदा के संबंध में प्रावधान किया गया है। और डेफिनेशन जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसके 2I में शून्य करणीय संविदा को बताया गया है। देन अगली हम बातचीत करेंगे शून्य संविदा, ठीक है ना, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो शून्य संविदा को सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया है। मान लीजिए कि आपने किसी के साथ कोई लीगल ट्रांजेक्शन करने के लिए बातचीत की, आपने प्रस्ताव, स्वीकृति वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस अराइज हो गई हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिस वजह से अब आप उस संविदा को पूर्ण नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति के साथ ये संविदा की कि मैं आपका मकान खरीदना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं मकान खरीदने की बातचीत यानी मकान को खरीदने गया तो पता चला कि वो मकान भूकंप में गिर गया। दूसरा उदाहरण समझिए, मैंने किसी व्यक्ति के साथ संविदा की कि मान लीजिए कि भाई एक पर्टिकुलर मेरे घर में एक फंक्शन है अप्रैल में, और वहां पर आपको ये पर्टिकुलर सामान मुझे देना पड़ेगा, लेकिन आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से आपका जो पूरा अप्रैल है
वो लॉकडाउन में निकल गया। तो अब चूंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी प्रकार के कार्यवाही, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती है, तो इसलिए अब ये आपकी जो संविदा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, शून्य संविदा में। यानी परिस्थितियों की वजह से जब उसका प्रवर्तन, उसको लागू किया जाना असंभव हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ये शून्य संविदा वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है, जो 2J में बताया गया है। संविदा अधिनियम की धारा 32, 35 के पैरा 1, 56 पैरा 2 में शून्य संविदा के संबंध में प्रावधान किया गया है। लीगल टर्म में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नैराश्य का सिद्धांत भी बोला जाता है। हिंदी में असफलता का सिद्धांत, विफलता का सिद्धांत, नैराश्य का सिद्धांत, और इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसको बोला जाता है। तो ये 3 प्रकार की जो संविदाएं हैं वो आपके इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बताई गई। देन यदि हम संविदा अधिनियम के तहत आने वाले सामान्य संविदा, जर्नल कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, तो सामान्य संविदा के तहत आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, अव्यक्त संविदा और विवक्षित संविदा, जो सेक्शन 9 के अंतर्गत बताने का प्रयास किया गया है। इनडायरेक्टली वहां पे बताया गया है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, अव्यक्त भी हो सकते हैं, विवक्षित भी हो सकते हैं। यदि मैं वर्बली बोल करके किसी चीज को एक्सेप्ट करता हूं या किसी को प्रपोजल देता हूं, तो ये कहलाता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यदि मैं किसी माध्यम से, ठीक है ना, किसी भी अन्य माध्यम से, साइन के द्वारा या किसी भी प्रकार से, जो किसी भी मामले में फैक्ट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिसाइड किया जा सकता हो, तो फिर ऐसी जो संविदा होती हैं वह विभक्षित संविदाएं कहलाती हैं। दोनों के संबंध में सेक्शन 9 में प्रोविजंस किया गया है। देन अगली हम बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर आपका कॉन्टिजेंस कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 31 से लेकर के सेक्शन 36 तक में समाश्रित संविदा के संबंध में प्रावधान किया गया है। किसी समपार्श्विक कोलेटरल जो इवेंट है, घटना है, उस पर आश्रित जो संविदा होती है वो समाश्रित संविदा होती है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, इंश्योरेंस जो पॉलिसियां होती हैं, बीमा जितने भी होती हैं, लगभग वो समाश्रित संविदा का एग्जांपल होती है, उदाहरण होती है। जैसे कोई भी बीमा यदि आप करते हो तो आप एक घटना के आधार पर करते हो कि भाई यदि इन फ्यूचर मेरे साथ कोई भी नेचुरल कोई भी इवेंट होता है, अप्राकृतिक कोई भी इवेंट होता है, कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, जिसकी वजह से मेरी डेथ हो जाती है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मेरे परिवार के सदस्यों को कुछ पैसे मिलेंगे। यही इंश्योरेंस की बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और यह है आपका कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। देन अगली हम बातचीत करेंगे सामान्य संविदा के तहत आपका कहलाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट संविदा कल्प, जिसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, प्रलक्षित संविदा भी कहा जाता है। सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। ये एक तरह से ऐसी संविधाएं होती हैं जो आप जानबूझ करके नहीं करते हो, लेकिन फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये संविधाएं होती है। कुछ एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी पागल की देखभाल की, आपने किसी माइनर की बच्चे की देखभाल की, तो ऐसी कंडीशन से आप उसकी संपत्ति से उसकी देखभाल के लिए जो भी खर्चे करते हो वह प्राप्त करने के अधिकारी होते हो। एक और एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक संपत्ति खरीदी और उस संपत्ति पर मैं पोजीशन लेने जा ही रहा था कि नगर निगम वाले आए और बोले कि भैया इस संपत्ति पर हाउस टैक्स नहीं चुकाया गया है। अब चूंकि वो संपत्ति मैंने जिससे खरीदी थी, हाउस टैक्स देने का काम उसका था, उसने पेमेंट नहीं किया था, अब वो हाउस टैक्स मुझे देना पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो हाउस टैक्स है मैं उस व्यक्ति से प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे ही 68 से लेकर के 72 में कई उदाहरण बताए गए हैं। मैं डिटेल से अन्य किसी लेक्चर के माध्यम से इनको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये जो संविदाएं हैं ये सामान्य संविदा के अंतर्गत प्रकार है। देन अगली चीज, संविदा अधिनियम के तहत कुछ विशिष्ट संविदा के अंतर्गत प्रकार बताए गए हैं, ठीक है ना। यानी कि अंडर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितने टाइप्स हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पहला प्रकार है आपका क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसके संबंध में जो प्रोविजंस किया गया है सेक्शन 124 और 125 में किया गया है। दूसरा है प्रत्याभूति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसके संबंध में प्रोविजन 126 से लेकर के 147 तक में किया गया है। अगला जो प्रोविजन है आपका वह है बेलमेंट उपनिधान। उपनिधान के संबंध में जो प्रोविजन है
148 से 181 तक में किए गए हैं। और लास्ट जो आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है वह है आपका एजेंसी, जिसको हिंदी में अभिकरण भी बोला जाता है। इसके संबंध में जो प्रावधान है वह है 182 से लेकर के 238, यानी कि संविदा का जो अंतिम चैप्टर है, चैप्टर 10 उसके माध्यम से, चैप्टर 10 उसके माध्यम से इसको बताया गया है। संविदा का जो अंतिम प्रकार है वो संविदा अधिनियम के तहत नहीं बताया गया है, ये बताया गया है संविधान के तहत, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 299, आर्टिकल 299 के तहत राज्य के साथ संविदा कॉन्ट्रैक्ट विद स्टेट के संबंध में प्रोविजन किया गया है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ कोई भी संविदा यहाँ पर किया जा सकता है। ऐसी संविदा करते समय केंद्र या राज्य सरकार का जो दायित्व होता है, संविदात्मक जो दायित्व होता है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो लायबिलिटी होता है, एक सामान्य व्यक्ति के समान ही होता है। जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति संविदा अधिनियम के तहत अपने अधिकारों और कर्तव्यों से बंधा हुआ होता है, इसी प्रकार जब राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के साथ संविदा करता है, वह भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों से बंधा हुआ होता है। ये प्रमुख कह सकते हैं प्रावधान है जो संविधान के द्वारा बताया गया है। कुछ एग्जाम्पल से इसको आप समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए कि राज्य सरकार ने किसानों के साथ प्रॉमिस किया है कि हम अपने राज्य के अंतर्गत आने वाली किसी नहर से आपको पर्टिकुलर समय पर इतना इतना पानी देते रहेंगे ताकि आप ये पर्टिकुलर फसलों को लगा सकें और उसको बेहतर तरीके से उत्पादित कर सकें। लेकिन यदि राज्य सरकार अपने प्रॉमिस को सही तरीके से फॉलो नहीं करता है और वह जो किसानों के साथ उसने जो संविदा की है उस समय के हिसाब से पानी उनको प्रोवाइड नहीं करता है नहर के माध्यम से, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वह किसान राज्य सरकार के ऊपर संविदा भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वाद लगा सकते हैं और कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संविदा कितने प्रकार की होती हैं, संविदा की प्रकृति क्या होती है, संविदा की एक सामान्य परिभाषा क्या है और संविदा का इतिहास मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। यदि मेरा लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। कोई अपनी बातें अपनी कमेंट्स यदि मुझे करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।